हेलो दोस्तों, प्रिया हिस्टोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी की एक सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। अब मैं क्लास 7 की एनसीईआरटी मैंने स्टार्ट की, जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 1 से लेके 5 तक अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। 1 to लेके 4 तक अच्छे से कवर करा दिया है। अब हम लोग हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 दोस्तों बताता है जनजातीय और खानाबदोश कि जनजातीय समुदाय कैसे रहते थे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने थोड़ा ही पढ़ाया था, आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने ये पढ़ा था कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनजाति के लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आज आप लोग मेरे चैनल पे आपका फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, आप पहला लेक्चर देख रहे हो, तो मैं ऐसा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये लेक्चर्स देखने से पहले प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं सभी को देखना ना भूलें, क्योंकि जब आप सभी लेक्चर्स को देखेंगे तभी आपको एक लिंक एक दूसरे से जुड़ा पता चलेगा कि कैसे एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक्ड है या जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है। और हाँ, एक बात और कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। यहाँ तक हमने देखा था कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे कुछ, और दक्षिण में कोरागा, ये देखिए दोस्तों, एक मिनट, दक्षिण में कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि ज़मींदार बन चुके थे। क्या हुआ ना दोस्तों, जब लोग एक ही जगह पर बसे रहते थे, एक ही जगह पर लगातार रहते थे, तो वहीं पर वो खेती करने लगते थे, जिससे वो क्या बन जाते थे, खेतीहर, और बड़े बड़े भूस्वामी भी बन जाते थे, मतलब बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। ठीक है, तो सबको क्या देखना है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कौन से लोग थे दोस्तों, गोंड लोग। याद रखना, पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति महत्वपूर्ण थी, तो गोंड जनजाति। आगे देखते हैं, खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। अब हम लोग ने पढ़ा कि खानाबदोश, ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि खानाबदोश का मतलब क्या होता है। इसके बारे में आपको मुझे कमेंट्स सेक्शन में बताना है। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने यहाँ पे देखते हैं, जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम भी करते थे। ठीक है, पहली विशेषता तो ये है दोस्तों कि जो खानाबदोश लोग थे वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। ठीक है, समूह में रहते थे। फिर नेक्स्ट कि वो लोग जब यात्रा करते थे तो अपने साथ जानवरों को भी लिए रहते थे, और जानवरों के ऊपर ही वो सारे सामान रखते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। ठीक है दोस्तों, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो क्या करते हैं, सामानों की खरीद फरोख्त। मान लो हम रहते हैं किसी भी स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट ए, जब हम पर्टिकुलर स्टेट बी में जाते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उस स्टेट में जाके वहाँ की चीज़ वस्तु को खरीदते हैं, वहाँ से अपने साथ एक निशानी लेके जाते हैं, और वहाँ की जो भी खूबसूरत, जो भी यादगार चीज़ें होती हैं वो हम अपने साथ ले जाते थे। उनका कारवां, किनका कारवां दोस्तों, जनजातीय लोगों का कारवां टाडा कहलाता था। याद रखना, मैं आपसे पूछूंगी नेक्स्ट लेक्चर में कि टाडा क्या होता है, तो टांडा आपको बताना है कि क्या होता है, भूलना नहीं है। ये उन्हीं को ही पता होगा जिसने मेरे लेक्चर्स को अच्छे से लिया हुआ है। ठीक है, आपने ना कई गानों में बंजारा वर्ड सुना होगा, तो उसी शब्द के हिसाब से लोग वैसे कपड़े पहनते हैं, वैसे दिखते भी हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन जो खिलजी हैं
वो बंजारों का ही इस्तेमाल करते थे नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई करने के लिए। किसका नाम याद रखना है आपको? अलाउद्दीन खिलजी। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ही बंजारों का प्रयोग करते थे। वो किस लिए प्रयोग करते थे? सामान की ढुलाई के लिए। सामान का ढुलाई का मतलब होता है दोस्तों, पहले के टाइम पे ऐसे ट्रक वगैरह, टेम्पो वगैरह की सुविधा नहीं थी। आप बड़े बड़े दुकान देखते होंगे, बड़े बड़े मार्केट देखते होंगे, उन मार्केट में जो भी सामान आता है वो कहाँ से आता है? आप देखोगे बड़े बड़े टेम्पो आते हैं, ठीक है। फिर बड़े बड़े गाड़ियाँ आती हैं जिसमें सामान भर करके, ट्रक आता है जिसमें हम अपना सामान निकालते हैं, ठीक है। और ये उसी प्रकार ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, खिलजी वंश का, हमको मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना है कि खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया था, ठीक है। अब मुझे क्या बताओगे कि खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया था? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, आंसर करोगे, फीडबैक दोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरी वीडियोस को देखते हो, और मुझे ये भी पता चलेगा कि मेरी मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम रह गई है, कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर मैं सुधारूंगी अपने लेक्चर्स में, क्योंकि दोस्तों मेरा एक ही एम है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो चीज़ें आपके हिसाब से होनी चाहिए। आपके हिसाब से मतलब आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट जो भी है वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा दोस्तों तो मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा और मैं और मोटिवेटेड होंगी आपको आगे पढ़ाने के लिए। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे, ठीक है दोस्तों। जहांगीर के संस्मरण में लिखा है, किसके संस्करण में संस्मरण जहांगीर की पुस्तकों में लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है कि ये जो बंजारे लोग थे ना, बैलों पर, किस पे? बैलों पर अनाज लाद करके शहरों में ले जाते थे बेचने के लिए। सैन्य अभियान के दौरान वे मुग़ल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। सैन्य अभियान होता था ना, उस दौरान वो मुग़ल सेना के लिए खाद्यान्न की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे, ठीक है। किसी भी सेना के लिए दोस्तों 1 लाख बैल अनाज ढोते थे। मान लो कोई किसी जगह पर यहाँ पे बहुत सारी सेना इकट्ठा है, ठीक है, वो देश का या साम्राज्य का देख रेख कर रहे हैं, तो इनको सामान की आवश्यकता पड़ेगी, जाहिर सी बात है। इन्हें खाने पीने रहने सभी की सुविधाएं होगी, तो इनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1 लाख बैल लाए गए थे, जो कि अनाज ढोकर इनके पास लाते थे। बंजारे देखिए, ये एक स्टोरी है, स्टोरी जैसा है, इसे आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं। हाँ, कितना डेंजर दिख रहा है ना, देखिए क्या है ये। कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी, ठीक है। कई लोग क्या करते थे ना, पशुओं को, मवेशी, घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने के लिए संपन्न लोगों के हाथ में बेच देते थे। मान लो मेरे पास कोई घोड़ा है या कोई मवेशी है या जानवर है, गाय बैल कुछ भी, बट मैं उसका पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं ये काम करूँगी कि मैं उस मवेशी या जानवरों को मैं किसी ऐसे संपन्न लोग, किसी ऐसे अमीर लोग के पास दे दूँगी जो उनकी देखभाल कर सके। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियाँ थी। एक जातियाँ थी, एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे, ठीक है दोस्तों। ये लोग क्या क्या करते थे? रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई, मोटे बोरे जैसे चीज़ें माल बनाते थे। पता है, बोरा आता है जिसमें हम माल सामान रखते हैं, चटाई आती है, रस्सी आता है, सारी चीज़ें ये बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियाँ थी, जो विभिन्न नगरों और गाँव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। क्या है ना, बंजारे लोग क्या क्या काम करते हैं, आपको अपनी नोटबुक में डालना है। बंजारा, ठीक है, ये एक प्रकार की जनजाति है। फर्स्ट पॉइंट, इन्हें हम टांडा भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अलग अलग जगहों पर घूमते हैं और जानवरों को साथ में लेकर घूमते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बोलोगी कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में इनका हमें देखने को मिला। फिर जहांगीर के संस्मरण में इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि ये लोग क्या करते थे? सरकंडे, फूस की चटाई, मोटे बोरे इत्यादि चीज़ों को ये लोग क्या करते थे दोस्तों? बेचते थे, ठीक है।
फिर आप बताओगे कि कुछ लोग, कुछ बंजारे क्या करते थे, नर्तक थे। नर्तक मतलब नाच गाते थे, नाचते थे, गीत गाते थे, गायक भी थे। फिर तमाशा करते थे, एक मिनट, तमाशा करते थे, और तमाशा करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, और वहाँ पर वो उस नाटक या तमाशा को दिखा करके उनसे क्या लेते थे दोस्तों, पैसे लेते थे। आपने देखा होगा ना, कभी कभी जब हम लोग अपने घर जाते हैं या कहीं कभी, तो रोड पे ना आपको कुछ ऐसे लोग दिखेंगे, ऐसा सर्कस जैसा करते हैं, बंदर को लेंगे, उनको नचाएंगे, उसके बाद सबसे पैसे लेते हैं। बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। ठीक है दोस्तों, जब धीरे धीरे समय बदलता गया ना, तो जो जातियाँ हैं, जातियों की संख्या भी क्या होती गई दोस्तों, बढ़ती गई। फिर ऐसे एक नई जाति आई, वो जाति थी कि ब्राह्मणों के बीच नई जाति सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त कौन थे? शिल्पी, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, किन्हीं किन्हीं मान्यता दी गई ब्राह्मणों के द्वारा? शिल्पी, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री, इन लोगों को किसके द्वारा मान्यता दी गई दोस्तों? ब्राह्मणों के द्वारा। और आपको पता है ना कि ब्राह्मणों का पहले के समय में बहुत ही वर्चस्व रहता था। ब्राह्मण जिन्हें भी मान सम्मान देते थे, उन्हें पूरा साम्राज्य, पूरा राज्य मान सम्मान देता था। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। ठीक है, वर्ण की बजाय क्या समाज के संगठन का आधार बनी? जाति। ठीक है, कि वो सुनार जाति है, लोहार जाति है, बढ़ई जाति है कि राजमिस्त्री है। वर्णों को महत्व नहीं दिया गया। वर्ण मतलब आपने पढ़ा होगा ना कि ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी लोग। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ, रथ बनाने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए, जिनमें वास्तुकला, रथ, गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियाँ स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपुत्र गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। पहले ब्राह्मणों का हुआ, फिर जब 11वीं 12वीं सदी आई तो क्षत्रियों का भी हुआ। वे होड़, चंदेल, चालुक्य, आपको मुझे बताना है दोस्तों कमेंट सेक्शन में कि जो चालुक्य साम्राज्य है, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, इसकी राजधानी क्या है? दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। क्या हुआ ना कि राजपूत लोग बढ़ने लगे और कुछ राजपूतों ने कृषि वाले क्षेत्र में अपना विशेष जगह ले ली। कृषि बहुत अच्छे से वो करते थे। ठीक है, कृषि के साथ साथ वो शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। देखिए दोस्तों, शक्तिशाली जब राज्य का निर्माण करते हैं ना, तो उसमें अपनी संपदा लगानी पड़ती है, क्योंकि शक्तिशाली राज्य तभी ही निर्मित होगा जब उस साम्राज्य में सभी लोग सुखी, समानता और समृद्धि से रहेंगे। आर्थिक समानता होनी चाहिए, सामाजिक समानता होनी चाहिए, स्त्री पुरुष दोनों में समानता होनी चाहिए, लोगों को खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए, एक नियमित और दर पर उन्हें वेतन की प्राप्ति होनी चाहिए। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से, ठीक है दोस्तों, किसके समर्थन से? ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई।
लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हुए। कुछ जनजाति तो ऐसी थी ना दोस्तों कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई, बहुत फेमस हो गई, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग थे जो शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उसकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया। क्या बोला जा रहा है दोस्तों, जो भी पंजाब और सिंध का क्षेत्र था, ठीक है, पंजाब और सिंध का क्षेत्र था, उत्तर पश्चिमी सरहदें थी, वहाँ के लोगों ने इस्लाम को अपना धर्म अपना लिया, इस्लाम को ही अपना लिया। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस जगह पर हमने इस्लाम को अपना लिया तो हम फिर हिंदू धर्म को क्यों ही अपनाएंगे। ठीक है, ओके, आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और आप लोगों को बस एक मेरा साथ देना है दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक शेयर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना है तथा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लेखित है। देखिए, हम लोग ना पढ़ते हैं दोस्तों कुछ क्षेत्र के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे गोंड। देखते हैं हमारे कितना चैप्टर बाकी है अभी। पढ़ते हैं गोंड के बारे में। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटी छोटी कुलों में बटी हुई थी। पहली बात तो ये याद रखना है, गोंडवाना नामक प्रदेश में रहते थे। दूसरा, स्थानांतरीय कृषि करते थे अर्थात बदल बदल कर, जगह को बदल बदल कर। विशाल गोंड जनजाति कई छोटी छोटी कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गौंड राज्य छोटे गौंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास में जो है अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गौंड राज्य में 70,000 गांव थे। क्या बोला गया है कि गढ़कटंगा करके गौंड राज्य था, वहाँ पे कितने गांव थे? 70,000। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती दोस्तों? जब शासन किसी एक के ही हाथ में हो तो उसे हम कहते हैं केंद्रीकृत प्रशासन। राज्य गढ़ों में विभाजित था। राज्य किस में विभाजित था दोस्तों? गढ़ों में। गढ़, ठीक है। हर गढ़ किसी खास गौंड कुल के नियंत्रण में था, और हर गढ़ किसके नियंत्रण में था? गौंड कुल। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि ये राज्य है, ठीक है, किस में विभाजित था ये? फिर गढ़ों में। और गढ़ किस में? राज्यों के ऊपर नियंत्रण था गढ़ का, गढ़ के ऊपर नियंत्रण था गोंड का। ठीक है, आपका आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि राज्य था, उसके ऊपर नियंत्रण करने वाला था गढ़ और उसके ऊपर नियंत्रण करने वाला था गोंड। ये पुनः 84 गाँव की इकाइयों में विभाजित थी। कितने गाँव की इकाइयों में विभाजित थे? 84 गाँव। देखो मैं फिर से एक बताती हूँ। राज्य था, इनके ऊपर नियंत्रण था गढ़, फिर इनके ऊपर नियंत्रण था गोंड का, और इनके ऊपर नियंत्रण था गाँव की इकाइयों का। ठीक है, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गाँव को मिलाकर बनते थे। बड़े बड़े राज्यों के उदय ने गौंड समाज के चरित्र को बदल डाला। ठीक है, क्या बोला गया है? बड़े बड़े राज्यों के उदय ने गौंड समाज के चरित्र को बदल दिया। उनका मूलतः बराबरी वाले समाज धीरे धीरे सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गए। ब्राह्मण लोगों ने गौंड राजा से अनुदान में भूमि प्राप्त की। कौन से लोगों ने दोस्तों? ब्राह्मण लोगों ने, ये जो राजा थे ना, इनसे अनुदान में, दान में क्या प्राप्त की? भूमि, और अधिक शक्ति प्रभावशाली बन गए। गौंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कटंगा के गौंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। अंडरलाइन करना, गौंड राजा कौन थे? अमनदास। उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? संग्राम शाह की उपाधि। गौंड राजा थे, उनका नाम था अमनदास। उन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा, ठीक है,
ओके, मेरे को साला लगा, उनका साला था। चंदेल राजपूत राजा थे। साल वाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। अंडरलाइन करो कि चंदेल राजपूत राजा कौन थे। चंदेल राजपूत राजा जो भी थे, उन्होंने साल वाहन की पुत्री दुर्गावती से विवाह किया। दुर्गावती कौन थी? सालवाहन की पुत्री। सालवाहन एक राजा थे, उनकी पुत्री थी दुर्गावती, और उन्होंने किससे शादी की? चंदेल के राजा से। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। दलपत, चंदेल शासक कौन थे दोस्तों? दलपत ये थे। इनकी मृत्यु हो गई बहुत कम उम्र में, और रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी, समझदार थी और पढ़ी लिखी भी थी। उन्होंने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर ही शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। ओके दोस्त, एक मिनट दोस्तों। सॉरी, डिस्टर्बेंस कभी कभी ना क्रिएट हो जाता है, पढ़ाते चीज़ें कहीं और चली जाती हैं। सॉरी, हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि क्या हुआ ना। देखिए, स्टोरी में आते हैं कि सालवाहन की पुत्री दुर्गावती ने विवाह किया था चंदेल के राजा दलपत से। लेकिन क्या हुआ ना कि दलपत जो थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, बहुत कम समय में ही मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो रानी दुर्गावती थी, बहुत योग्य थी, समझदार थी। उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई और अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। 1565 में आते आते आसिफ खान के नेतृत्व में एक मुगल शासक था, उसने गढ़कटंगा पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। क्या हुआ ना, एक मिनट, किसकी हार हुई? रानी दुर्गावती ने जमकर सामना किया, उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। किसकी बात हो रही है दोस्तों? आसिफ खान। जो आसिफ खान था ना, वो उसने रानी दुर्गावती से लड़ाई की थी, लेकिन उसमें उसकी हार हुई और जब वो हारा तो उसने मर जाना बेहतर समझा और उसका पुत्र भी लड़ते लड़ते मर गया। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में 20 कीमती सिक्के, हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा क्या हुआ ना कि जब ये लोग मुगल लोग लड़ रहे थे तो इन्होंने लड़ाई में बहुत सारे धन वगैरह चीज़ें जीती, और जीतने के बाद वो उसमें से कुछ हिस्सा वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया था। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा। गढ़कटंगा तक का तो पतन हो गया, लेकिन जो गोंड राज्य था कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल हो गए। ठीक है, गोंड साम्राज्य कुछ टाइम तक चला, लड़ते रहे वो, और उन्होंने शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ भी संघर्ष किया, लेकिन वो असफल रहे। अब पढ़ते हैं अहोम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोस्तों अभी हमने पढ़ा था गोंड, कैसे गोंड के बारे में क्या क्या आपको याद रखना है, बस यही याद रखना है कि कैसे गोंड के राजा दलपत राम ने सालवाहन की पुत्री दुर्गावती से विवाह किया था, लेकिन बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो दुर्गावती है, रानी दुर्गावती, वो अपने 5 वर्षीय पुत्र के साथ लेकर शासन की कमान संभालती है और साथ ही साथ में वो राज्य की देखभाल भी करती है। लेकिन आसिफ खान के नेतृत्व में मुगलों ने गोंड पर क्या कर दिया? हमला कर दिया, जिस वजह से उनकी हार हो जाती है। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। कहाँ से आए थे दोस्तों? अंडरलाइन कीजिए। अहोम लोग जो हम पढ़ते हैं ना, वो लोग आए थे म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आके बस जाते हैं। उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चोटियों 1530, कोच हाजो 1581 के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। किन लोगों ने दोस्तों? अहोम
लोगों ने 1523 चूटियों को और 1581 को झाजों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। ठीक है, सब वो बहुत वर्षों पहले आग्नेय अस्त्र का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसा अस्त्र जिसमें से आगे चिंगारी निकले। किसने इस्तेमाल किया था? अहोम राज्य के लोगों ने। क्यों किया था? उसका रीज़न था कि उस राज्य पर बड़े बड़े लोग हमला करते थे। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। कौन लोग दोस्तों? अहोम राज्य के लोग। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। मुगलों ने किस पे हमला किया? देखो, 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम पर और आसिफ खान के नेतृत्व में गोंड पर हमला किया था और मीर जुमला के नेतृत्व में अहोम पर हमला किया था। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह पाया। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों अहोम राज्य। देखिए दोस्तों, ये जो गोंड राज्य है, अहोम राज्य सब जनजातीय राज्य है। कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना कि किस प्रकार इन राज्यों का पतन हुआ और धीरे धीरे मुगल व्यवस्था अस्तित्व में आने लगी। अहोम राज्य बेकार पर निर्भर था। बेकार मतलब होता है दोस्तों कि रोजगारी, डेली वेतन पे होता ना कि हम डेली कमाएंगे और डेली हमें पैसे मिलेंगे, ऐसा उसे कहते हैं बेकार। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों से राज्य में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था, जिन लोगों से जबरन काम कराया जाता था, उन्हें पाइक कहा जाता था। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। क्या हुआ दोस्तों? एक कार्यक्रम किया गया। ठीक है, वो कार्यक्रम ये था कि प्रत्येक गांव, किसी भी राज्य में जितने भी गांव हैं, प्रत्येक राज्य को बारी बारी से समय अनुसार अपने राज्य से एक निर्धारित पाइकों को भेजना है। मतलब ज़बरदस्ती लोगों को काम के लिए भेजना है। तो क्या होता था, जिस राज्य में कम आबादी होती थी, जिस राज्य में लोग कम होते थे, तो अधिक राज्य वाले लोग जो कम राज्य के लोग थे, मान लो दोस्तों ये है, एक मिनट, ये एक राज्य है, ये एक राज्य है, यहाँ पे अधिक है आबादी, यहाँ पे कम है। अब बारी आई है इस गांव से भेजने की पाइक लोगों को, तो इस गांव के लोग कुछ लोगों को इस गांव में भेजेंगे, ठीक है, पाइक के लिए, और वो फिर पाइक के रूप में बाहर जाएगा। ठीक है, आगे देखो। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण में या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके भी अमल में लाए गए। क्या बोला गया है कि सभी वयस्क लोगों को ही युद्ध और सेना में जाना पड़ता था, क्योंकि वो अच्छे से युद्ध कर सकते हैं। वृद्ध और बच्चों से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सेना में अच्छे से लड़ाई लड़े। तो पाइक लोग क्या करते थे दोस्तों, कुछ समय तक तो युद्ध और सेना में अपनी सेवा देते थे, उसके बाद वो लोग खेती में अपनी सेवा देते थे। बांध, सिंचाई व्यवस्था आदि सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम जो लोग थे ना, वो चावल की खेती पर ज़्यादा निर्भर रहते थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी। किसकी दोस्तों? दस्तकारों की। इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। खेल किसे कहते हैं? अभी हमने देखा, जो समाज कुल में विभाजित था ना, कुल में, उन्हें कहा जाता था खेल। एक खेल के नियंत्रण में कई गांव आते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। क्या बोला गया है? गांव के लोगों को क्या दी जाती थी दोस्तों? जमीन दी जाती थी, और जब तक वो गांव के लोग परमिशन न दे, उनकी ज़मीन को राजा भी नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिर और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दिया गया। क्या बोला गया दोस्तों? ये जो जनजाति लोग थे, देवता की उपासना करते थे। देवता की उपासना करते थे मतलब पूजा पाठ अधिक करते थे। जहाँ पर पूजा पाठ अधिक होगा, वहाँ पे मंदिर का अस्तित्व भी आएगा।
ठीक है। ये लोग क्या करते थे, ब्राह्मणों को राजा के द्वारा क्या दिया जाता था, भूमि अनुदान। शिव सिंह 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। किसके नेतृत्व में दोस्तों, शिव सिंह के काल में 1714 से लेकर 44 तक में हिंदू धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया। हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। किन लोगों ने दोस्तों, अहोम राजा ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को उन्होंने पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। क्या हुआ ना कि मान लो मैं कोई XYZ धर्म से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। अब मैंने जो धर्म मेरा है, मैंने किसी और धर्म को अपना लिया, तो मान लो मैं किसी और धर्म को अपना रही हूँ लेकिन मैं अपना धर्म भी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। ये था अहोम समाज, एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में ज़मीन दी जाती थी। उन्हें क्या दिया जाता था दोस्तों, ज़मीन। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। क्यों किया जाता था, क्योंकि संस्कृत तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो स्थानीय भाषा है वो लोगों को समझ में आएगी। यही महत्वपूर्ण कारण था कि संस्कृत में लिखी गई भाषाओं का हिंदी में या स्थानीय भाषाओं में अनुवाद होता था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में फिर असमिया में लिखा गया। एक बुरंजी करके ऐतिहासिक कृति है, पहले उसे अहोम भाषा में लिखा गया फिर असमिया। निष्कर्ष, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थीं, उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएँ अपनाई। क्या बोला गया, बहुत सारी जनजाति थी, सभी एक दूसरे के क्या हुआ दोस्तों, संपर्क में आया। उन्होंने अपनी संस्कृति आदान प्रदान किया, समाज में अनुकूलन बनाया, ठीक है, एक अच्छा रहने की व्यवस्था बनाई और बदलाव लाया। बदलाव क्यों ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब तक हम बदलाव को नहीं अपनाएंगे फिर ज़िंदगी में पीछे रह जाएंगे। ज़िंदगी में आप किसी भी लाइफ में भी आप देख लो कि जब जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ हमें अपनाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम पीछे रह जाएंगे। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ लोग तो अपना धर्म अपनाते थे और हिंदू धर्म अपनाते थे, ठीक है, और कौन सा धर्म अपनाते थे, हिंदू धर्म अपनाते थे, लेकिन कुछ लोगों ने तो उसको भी नकार दिया। एक मिनट आगे चले गए। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। कुछ राज्यों ने क्या किया, सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब होता है दोस्तों ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जहाँ पर अर्थव्यवस्था अच्छे से चले, सभी राजनेता अच्छे से कार्य करें, ठीक है, जो भी जनता है या कोई भी राज्य के लोग हैं उन्हें कोई भी प्रकार की समस्या है नहीं आए। इस प्रकार भी राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्य और साम्राज्य के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। इसने उन्हें क्या हुआ कि राज्य सुव्यवस्थित होते गए, सुसंगठित होते गए, और इसी पद्धति ने बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत मस्त और इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आपको कुछ नया सीखने को मिला। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस लेक्चर्स की मदद से पता चला कि जनजातीय लोग जो थे वो कौन थे, कहाँ रहते थे, कहाँ से आए थे। हमारे देश में कितनी प्रकार की अलग अलग जनजातियाँ देखने को मिलती है। अलग अलग क्षेत्रों में आपको गुजरात में अलग जनजाति देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में अलग, तमिलनाडु में अलग, ऐसे आपको अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। और फिर हमें याद रखना है कि दो महत्वपूर्ण जगह थी, एक था गौंड, दूसरा था अहोम। दोनों राज्य महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि दोनों राज्यों में जनजातियों द्वारा लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी।
और अपनी जो भी संस्कृति है। हाँ, याद रखना दोस्तों, ये लोग ना भले ही अपना राज्य बनाते थे लेकिन अपनी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते थे। ये अपनी संस्कृति को बहुत ही वरीयता देते थे और साथ ही साथ में अपने जो भी नियम कानून थे सबका ये लोग क्या करते थे, उसका फेवर लेते थे। आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को एक्सरसाइज अच्छे से करके लाना है, घर पे करके लाना है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर पूछूंगी नेक्स्ट डे जब हम लोग मिलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, अपनी ज़िंदगी से आलस को दूर भगाइए और साथ ही साथ में आप मेरे लेक्चर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं बहुत ही मोटिवेटेड होती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराऊं, क्योंकि मेरा एम तो एक ही है दोस्तों, को आपको चीज़ें अच्छे से पूरे मतलब समझ के साथ याद करवाना है, समझाना है, ताकि आप ये जो मैं जो पढ़ा रही हूँ आप किसी और को भी पढ़ा सको। ठीक है, आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाए और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से उसमें आपको फ़ायदा हो। सिर्फ उनके लिए नहीं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो लोग मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। मान लो वो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा कवरेज है जिससे हर लोगों को, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, उन्हें सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है दोस्तों। क्योंकि एनसीईआरटी के माध्यम से हमें सब पता चलता है, हमारा इतिहास कैसा था, हमारा भूगोल कैसा है, हमारा राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, कैसे हम रहते हैं, सारी चीज़ें हमें इस एनसीईआरटी की मदद से मिलती है। इसलिए हमारा एम है कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करना है। मुझे पता है लोग कितने पैसे बाहर जमा करते हैं, कोर्स लेते हैं, फिर उन्हें एनसीईआरटी की कंटेंट के बारे में जानकारियाँ मिलती है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।